आशुतोष जी इस समय झारखंड में केबीएस के टीचर और झारखंड से ही आते हैं। आशुतोष जी बताइए कैसा रहा सफर आपका ये? पर जर्नी इतना आसान नहीं था सर। जर्नी बहुत उतार चढ़ाव से भरा है मेरा। जरा मुझे बताइएगा आपने तैयारी कैसे स्टार्ट की इस फील्ड में आने की? एक्चुअली सर मुझे शिक्षक बनना नहीं था, तो रास्ते में जो मिला मुझे मैंने स्वीकार किया कि बिहार और अपने झारखंड का जो सोसाइटी है उसमें है क्या कि आप सरकारी नौकरी नहीं कर रहे हैं तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो सिलेक्शन के बाद कौन सी चीजें बदली, आपको क्या लगा कि मतलब ये बहुत तेजी के साथ चेंज होगी? जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है योगेंद्र तिवारी। आज मैं एक ऐसी पर्सनालिटी से आपको मिलाने वाला हूँ जो तमाम संघर्षों को करते हुए, अपने प्रॉब्लम्स को टैकल करते हुए केबीएस में सिलेक्शन लिए हैं और एक बहुत अच्छे उदाहरण हैं आपके लिए भी, आपको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी। इनके पढ़ाई का समय क्या था, कितनी देर इन्होंने पढ़ाई की, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी जो सभी स्टूडेंट्स को आती हैं, इनको जब वो प्रॉब्लम्स आई इन्होंने उसको कैसे टैकल किया, परिवार का सपोर्ट कितना रहा, समाज लोग क्या कैसे बोलते थे, जैसे आप लोगों को बोलते हैं तरह तरह की बातें, उनको इन्होंने कैसे टैकल किया, सिलेक्शन के पहले और सिलेक्शन के बाद दोनों चीज़ों पर चर्चा करेंगे। स्वागत करते हैं आशुतोष जी का। आशुतोष जी इस समय झारखंड में केबीएस के टीचर और झारखंड से ही आते हैं। आशुतोष जी बताइए कैसा रहा सफर आपका ये, अभी कैसा लग रहा है कुल मिला? अभी तो सर बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि सर के ऊपर से किसी ने 100 टन का बोझ कम कर दिया हो। अच्छा। पर जर्नी इतना आसान नहीं था सर। जर्नी बहुत उतार चढ़ाव से भरा है मेरा जीवन। कुछ पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि फैमिली बैकग्राउंड कैसा? जी, मेरे पिताजी एक शिक्षक हैं और मेरी माताजी गृहिणी हैं। बस ये है मेरा बैकग्राउंड सर। बाकी मतलब परिवार में एजुकेशन का माहौल पहले से? हाँ सर, मेरे चाचा जी भी शिक्षक हैं, हेडमास्टर हैं, मेरे पापा भी हेडमास्टर हैं, तो टीचर से ही शिक्षक भरा। बनने के कह सकते हैं इंस्पिरेशन आपको घर से ही मिल गई कि मुझे शिक्षक मतलब बनना। टीचर के प्रति जो सोसाइटी का नजरिया रहता है, कुछ नहीं किया तो टीचर बन जाओ, वो वाला नजरिया मेरा नहीं था शिक्षक के प्रति। वो सब हमेशा से वो रिस्पेक्ट रहा है कि एक शिक्षक मुझे इतना अच्छा जिंदगी दे सकते हैं, तो इसलिए बहुत रिस्पेक्टफुल। वो मैं शुरू से सोचता था कि बहुत रिस्पेक्टेड जॉब है ये। नहीं, बहुत अच्छी बात है कि आदमी जो सोचे उस चीज़ को अगर प्राप्त कर लेता है। जरा मुझे बताइएगा आपने तैयारी कैसे स्टार्ट की इस फील्ड में आने की? सर एक्चुअली सर मुझे शिक्षक बनना नहीं था, ये रास्ते में जो मिला मुझे तो वो अचीव कर मैंने स्वीकार किया। मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, एक कोचिंग संस्था से पढ़ रहा था। पहले अटेम्प्ट में मैं प्री क्वालिफाई करके मेंस तक पहुंचा, उसके बाद सब्सिक्वेंट 3 अटेम्प्ट में मेरी प्री भी नहीं निकली। अच्छा। उससे मुझे काफ़ी फ्रस्ट्रेशन होने लगा सर। उसके बाद मैंने कोचिंग खोल ली अपनी एक, और इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम हमने 400 के आसपास बच्चे कर लिए, 1 से लेकर के 12 तक, बलजीत नगर, पटेल नगर एरिया में। अच्छा। तो सर वो कर रहा था, बट वही है, बिहार और यूपी और झारखंड का जो समाज है, यूपी तो नहीं कहूँगा, खास करके बिहार और अपने झारखंड का जो सोसाइटी है उसमें है क्या कि आप सरकारी नौकरी नहीं कर रहे हैं तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं, चाहे आप मतलब लाखों में कमा रहे हैं, उससे मतलब नहीं है, सरकारी नौकरी होना चाहिए। तो जब मैं भी घर जाता था सर, तो जिस सोसाइटी से मैं हूँ उस सोसाइटी के ही लोग ऐसे बोलते थे कि बाप का पैसा उड़ा रहा है, उधर ये जो खोला है पूरा कोचिंग वोचिंग ये सब, बाप का पैसा डुबा रहा है, क्या कर रहा है, ट्यूशन मास्टर बन गया। तो इस तरह के बहुत सारे ताने मिलते थे और माँ बाप के चेहरे पे मैं कमा रहा था सर अच्छा खासा। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कोचिंग पढ़ा करके उसी टाइम मेरे पास अपनी कार थी, मेरे कोचिंग में 20 प्लस 20 प्लस स्टाफ थे, सब कुछ था, बट वही बात है, रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा था अपने ही सोसाइटी में। मतलब लोगों के ताने तब भी आपको परेशान कर रहे थे? बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसे तो आज किसी ने मेरे से पूछा कि सर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे तो फिर तो आपको नहीं इन तानों से प्रभावित होना चाहिए था। हाँ, नहीं होना चाहिए था, क्योंकि यूपीएससी जैसा सपना जब देखे थे तो हमें इन चीज़ों से प्रभावित नहीं होना चाहिए था, बट आखिरी में आकर के हम भी एक इंसान ही हैं। बिल्कुल सही भी है, ठीक है, हर आदमी के ऊपर एक प्रभाव पड़ता है। क्या आपको इस जर्नी में ऐसा कभी नहीं लगा कि सब छोड़ के जो कर रहे हैं कोचिंग वगैरह वही पढ़ाते हैं? सर एक्चुअली ये जर्नी ही इतना शॉर्ट रहा टेक्स्ट बुक के कारण मेरा कि मुझे छोड़ने का समय ही नहीं मिला, इसको मौका ही नहीं दिया। एक्चुअली मैं पढ़ा रहा था सर और उसी दौरान केवी का वैकेंसी आया। अब मैं जो है सोच नहीं पा रहा था कि तैयारी करूँ तो करूँ कैसे। मतलब किस डायरेक्शन में करें, सीडीपी पहले पढ़ें या इंग्लिश पहले पढ़ें या क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, यूपीएससी से स्विच करना डायरेक्ट टीचिंग में। तो इसलिए मैंने टेस्ट लगाया सर,
सोचा कि अगर अपना लेवल नापना है कि कितने पानी में हो, तो सबसे बेस्ट जो चीज़ है वो टेस्ट लगाते हैं। तो टेस्ट जैसे ही लगाए सर, तो मुझे पता चल गया कि मेरा कौन सा एरिया है जिस पे मुझे फोकस करना चाहिए, जिसमें मेरे खराब मार्क्स आए। और मैं सर एक गैम्बलिंग अप्रोच का यूज करता था टेस्ट में। मतलब वो मेरा माइंडसेट है गैम्बलिंग अप्रोच। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जुआड़ी लोग जो होते हैं ना, वो एक बार अगर पैसा हारते हैं तो वो दोबारा उससे ज़्यादा अमाउंट लगाते हैं ताकि उस लॉस को रिकवर कर सकें। और इसी पे गैम्बलिंग कंपनीज और गैम्बलिंग इंडस्ट्री चलती है। तो उसी तरह से टेस्ट बुक पे मैं लगाता था कि भाई आज टेस्ट लगाया, अगर मेरे खराब मार्क्स आ गए तो वो मुझे बेचैन कर देता था। मैं दूसरा टेस्ट भी उसी दिन लगाता था जब तक कि मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आ जाते थे। किसी किसी दिन मैं हारता भी था कि 3 टेस्ट लगा दिए, तीनों में बेकार मार्क्स आए। पर उस 3 टेस्ट का एनालिसिस मैं उसी दिन करता था, चाहे कुछ भी हो जाए, एनीथिंग, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे करके ही रहना है। तो जैसे मान लीजिए आपने कोई टेस्ट सॉल्व किया, हाँ सर। और आप उससे डिसअपॉइंट हो गए कि आपको उतना मार्क्स नहीं मिला जितना मिलना चाहिए थे, तो आप क्या करते थे? उसके नोट्स अलग बनाते थे उन क्वेश्चंस के, या कैसे उसको देखते थे? सर सबसे पहले तो एनालिसिस सेक्शन में हम जाते थे और देखते थे कि समय कितना लिया मैंने किस सेक्शन को लगाने में। उसके बाद हम क्वेश्चन पे आ जाते थे कि आखिर ये क्वेश्चन खोला हमने कि भाई ये ऑप्शन हमने टिक किया, तो मैं सोचता था कि आखिर ये क्या चला मेरे बैकअप माइंड में जो हमने इसी को टिक किया। अच्छा। हाँ, इस तरह उसके जब ये सब करके उधेड़ बुन के बाद सर मैं उसका जो है फर्स्ट टाइम में नोट्स कभी नहीं बनाया सर। हाँ, एक दूसरा टेस्ट लगाया, तीसरा, इस तरह से अगर टेस्ट 10-12 हो गए, उसके बाद जा करके मैं देखता था कौन ऐसा कॉमन क्वेश्चन है या कॉमन टॉपिक है जिसके ऊपर बार बार मेरा गलती हो रहा है, सही हो ही नहीं रहा है कॉमन टॉपिक। उस टॉपिक पे सर फिर मैं पढ़ करके मल्टीपल मतलब कुल मिला के ये है कि टेस्ट देना ही बड़ी बात नहीं है, टेस्ट दे के ये भी पकड़ना है कि आपको गलती कहाँ पे हो रही है, उस पर काम भी करना है। बिल्कुल सर। ठीक, ये बात हो गई। कुल कितने घंटे आप पढ़ते थे? सर आवर्स कुछ फिक्स नहीं था, क्योंकि मैं पढ़ा रहा था कोचिंग में सर। मेरे पास बस मैं समय बताऊं रफली तो सर सुबह 9 बजे से मैं पढ़ाना स्टार्ट करता था कोचिंग में, और 4 बजे तक मेरी कोचिंग खुद की चलती थी। उसके बाद मेरे पास 2-3 घंटे रेस्ट करने का होता था, और मैं 6-7 बजे के अराउंड लाइब्रेरी जाता था सर। अच्छा। लाइब्रेरी से मेरा ये मतलब है कि यहाँ रीडिंग रूम्स होते हैं, वहाँ जा करके मैं पढ़ता था। और वो पढ़ाई अब 3 बजे ख़त्म होगी कि 4 बजे ख़त्म होगी, वो मेरे सेटिस्फेक्शन पे डिपेंड करता था। अच्छा। मतलब फिक्स्ड आवर्स नहीं थे। तो पढ़ते समय आपने, जैसे कि केबीएस का तो ये ट्रेंड है कि वो बहुत जल्द वैकेंसी डालता है, तुरंत करवा लेता है एग्जाम, टाइम नहीं देता है, 2 महीने का ही मैक्सिमम टाइम देता है। तो इस टाइम पे थ्योरी और मॉक टेस्ट दोनों कैसे मैनेज करे स्टूडेंट? सर अभी जो शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में अगर मैं अपने एक्सपीरियंसेस से बताऊं, तो थ्योरी सारा टॉपिक कवर करना पॉसिबल नहीं है डिटेल में पढ़ करके। वो आपको टेस्ट से ही हो सकता है। कोई ऑथेंटिक टेस्ट अगर आपको मिल जाए तो आप उससे ही कर सकते हैं, क्योंकि टेस्ट का जो एक्सप्लेनेशन रहता है, अगर टेस्ट ऑथेंटिक है, अच्छे जगह से आपने लिया है, तो उसके एक्सप्लेनेशन में ना केवल उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जाता है, बल्कि उसके 360 डिग्री व्यू को, मतलब उसके आसपास के टॉपिक्स को भी कवर कर लिया जाता है। तो मेरे पास सर समय नहीं था, और मेरे पास इतना नॉलेज भी नहीं था कि मैं कहाँ से अब जा करके ऑफलाइन कोचिंग कर लूँ, ऑनलाइन कोचिंग ले लूँ और फिर तैयारी करूँ। इसलिए मैं टोटली टेस्ट पे रिलाई किया था सर। अच्छा, टेस्ट से ही आपका काम? बस सर टेस्ट से ही। तो थ्योरी आपने बैकग्राउंड में तो यूपीएससी की आप प्रिपरेशन कर रहे किए ही थे कुल मिला के, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स वगैरह आपने कैसे बनाए? सर शॉर्ट नोट्स जैसा कि अभी मैंने आपको बताया सर, कि जब मैं 8-10 टेस्ट लगा लेता था, जो कॉमन टॉपिक, जैसे हिस्ट्री का कोई टॉपिक है ऐसा जिसके क्वेश्चन हमारे नहीं बन रहे, या सीडीपी का कोई टॉपिक है जिस पे लगातार मेरे गलत हो रहे हैं, तो उन टॉपिक्स को फिर मैं क्या करता था सर, या तो गूगल करता था, या यूट्यूब पे किन्हीं का वीडियो अगर मिल गया उस पे, तो उससे मैं नोट्स बना लेता था। जैसे आप कुल मिला के आपकी दिनचर्या क्या थी? अगर लाइफ स्टाइल में बात करूं, अभी नहीं, पहले ड्यूरिंग प्रिपरेशन कितने बजे उठते थे, कितने बजे सोते थे? जैसे आपने सोने के बारे में बताया कि 3-4 बजे क्या होगा टाइम होता है, हाँ। उठते कितने बजे थे आप? सर 6 आवर्स का स्लीप मैं हर रोज लेता था, उससे कम नहीं करता था मैं, क्योंकि 6 घंटे सोना कंपलसरी है। 8 घंटे हो जाए तो बढ़िया है, बट 8 घंटे का लेवरेज मुझे था नहीं, 6 घंटे का सोना था। और वो जो बेरोजगारी का जो टैग होता है ना सर, वो फिर सोने नहीं देता है। ये बताइए, जब आपने टायर 1 क्लियर किया, टीयर 1 क्लियर किया, आफ्टर दैट जब आप इंटरव्यू में गए, इस बार तो एक और डाल दिया है, मेंस भी आपको करना है, तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपने कैसे की? सर इंटरव्यू में सबसे बेस्ट जो मैंने यूटिलाइज किया किन्हीं के नॉलेज का, कहते हैं कि आपके आसपास ही हिडन जेम्स होते हैं और आपको पता नहीं होता है।
तो मैं अपने फादर के नॉलेज का बहुत यूटिलाइजेशन किया। ही इज़ अ टीचर और उनका काफ़ी एक्सपीरियंस हो रखा है, अभी 3 साल बाद रिटायर कर जाएंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं इनसे सबसे पहले सलाह ले लूँ। हाँ हाँ, क्योंकि उनसे अच्छा क्रिटिक कोई हो नहीं सकता। कोई नहीं हो सकता। आप जानते होंगे कि हम लोग सोसाइटी में क्या होता है, पिता बहुत रेयरली बच्चे का तारीफ करते हैं। तो मैंने सबसे पहले उनसे ही पूछा कि कैसे किया जाए। तो उन्होंने ऐसे ही बोला, चलने का ढंग आता है तुमको? तो उससे एक हिंट मिला। उन्होंने बोला रिकॉर्ड करो इस चीज़ को, कैसे तुम चल रहे हो एक बार। तो ये आपको लगता होगा कि अजीब है, चलना कौन रिकॉर्ड करेगा? बहुत मैटर करता है हाउ यू इंटर योर क्लासरूम, हाउ यू लीव योर क्लासरूम। तो इसे छोटा छोटा वीडियो सर हमने बनाना स्टार्ट कर लिया। और पढ़ा तो हम खुद रहे थे सर, बड़े बच्चों को पढ़ा रहे थे हम खुद, 9th-10th को मैथ्स पढ़ाते थे। तो उसका स्टेज का फियर मुझे था नहीं। उसके बाद मॉक सर जहां मिला मुझे, मैंने वहां मॉक दिया। जिधर पता चल जाता था कि इधर मॉक होने वाला है और पैसे नहीं लग रहे या बहुत कम लग रहे हैं, बेयर मिनिमम उधर जाकर के। मतलब ये कह सकते हैं एज ए एस्पिरेंट आप बहुत ही चतुर स्टूडेंट हाँ के सर, कैटेगरी में सर आएंगे। वो समय के कारण चतुरता आ गई। तो आप जो अपना टाइम शेड्यूल बनाते थे पढ़ने के लिए, स्टडी प्लान, वो वीकली बेसिस पर बनाए या कैसे बनाया आपने कि हमें इतना वीक में कवर करना है, या डेली बेसिस पर आपने कैसे बनाया उसको? सर क्योंकि मैं यूपीएससी की सर तैयारी कर चुका था और कर रहा था, तो मेरे पास ये टाइम मैनेजमेंट वगैरह के लिए मुझे कुछ नया सीखना नहीं था। वो ऑलरेडी हम सीख करके आए थे। और वो जो प्रेशर था सर, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रेशर होता है वो सब खुद मैनेज कर देता है। आप पढ़ने बैठे हैं, आपको सेटिस्फेक्शन कब तक मिलता है? जैसे हमने 3 टेस्ट लगा लिए, तीनों का अगर एनालिसिस हम कर पा रहे हैं, चाहे वो 5 घंटे में कर लिया तो 5 घंटे के बाद हम उठ जाएंगे। टॉपिक्स कवर हो गए जो मुझे करना था बैकएंड में रिसर्च की, भाई इस टॉपिक को पढ़ना है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि आपने एक टाइम फ्रेम बनाया कि हमें इतने टाइम में इतनी चीजें कवर कर लेनी है। अब उसको डेली बेसिस पर चाहे वीकली बेसिस पर कवर करनी है तो करनी है, अपना डिवाइड कर लिया कितना इतना मतलब कवर वो करना है। टेस्ट का मार्क्स का ग्राफ ऊपर लेके जाना है। बस वो ग्राफ अगर ऊपर आ रहा है तो हम सही डायरेक्शन में है, और नहीं आ रहा है तो फिर और भी मुझे कहीं ना कहीं मेरे में कमी है, मेहनत करना है मुझे। देखिए, मैं बार बार एक लर्नर को बोलता हूँ कि थ्योरी आपका बेस क्रिएट करता है, बट थ्योरी में आप उतना फैक्ट नहीं पढ़ते हो, उतने टर्म्स नहीं पढ़ते हो। जब आप उसको मॉक टेस्ट के बेसिस पर लेकर जाते हो तो आपको पता चलता है कि हाँ, मुझसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा तो गलत हो जाएगा। इसीलिए जब भी लाइव क्लासेस यूट्यूब पर एनालिसिस होता है, कोई क्लास आपके लिए डिलीवर की जाती है, तो उसको बोला जाता है कि आप इसको जरूर अटेंड करिए पेड क्लास के साथ। बच्चा क्या सोचता है कि वाईटी पर तो फ्री जा रहा है तो इसको क्यों पढ़े? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। मेरी पूरी तैयारी फ्री कंटेंट और वाईटी, बस एक टेक्स्ट बुक, अगर मैंने इन्वेस्टमेंट की कहूँ तो एक टेक्स्ट बुक पे मैंने इन्वेस्टमेंट किया था टेस्ट का, और मॉक इंटरव्यू में जो इन्वेस्टमेंट मेरे रहे। एक चीज़ जरा मुझे बताइएगा, जैसे आपने बताया कि केवीएस में बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जब इंटरव्यू में आप गए तो आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए वहाँ पे? सर इंटरव्यू में मेरा ऐसा कहानी है कि हम जब वहाँ पहुँचे सर, तो मेरे साथ ये ट्रेजेडी हो गया। मेरे मदर फादर दोनों गए थे इंटरव्यू दिलाने। मेरा मुंबई में था आईआईटी पोवाई पैनल में इंटरव्यू। मेरे पास सर डीएलएड का ओरिजिनल ना ही मार्कशीट था और ना ही सर्टिफिकेट था, और सीटेट का भी मेरे पास वो प्रिंट आउट वाला था, वो भी एक था। मार्कशीट अलग होता है और सीटेट के सर्टिफिकेट अलग होते हैं, ये मुझे पता ही नहीं था। अब वहाँ जब मैं गया सर तो डीबी में साइड कर दिया गया मुझे, एंड दे वेयर लाइक कि ये फर्जी कैंडिडेट है। और क्योंकि मेरा जो डीएलएड हुआ था सर, वो सेशन लेट होने के कारण एक स्पेशल एग्जाम की तरह बिहार बोर्ड ने कंडक्ट कराया था, तो नेट पे भी उसके मार्क्स वगैरह नहीं अवेलेबल थे। अब उन्होंने नेट पे जब चेक किया तो उनको मिल नहीं रहा था, तो उन्होंने मुझे साइड कर दिया, बिठा दिया। सारे कैंडिडेट्स के मेरे आंखों के सामने इंटरव्यू होते गया, मुझे बुलाया ही नहीं जा रहा था। लास्ट में जब मैं बच गया तो आई वॉज अबाउट टू क्राई, लेकिन सोचा एक बार रिक्वेस्ट करते। तो हरियाणा के एक सर थे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया सर प्लीज मेरे से आप लिखवा लीजिए, आप अंडरटेकिंग लीजिए कि ना, अगर मैं फर्जी पाया गया आगे चल के, तो ना केवल मेरा कैंडिडेचर कैंसिल किया जाए, मेरे पे क्रिमिनल एक्शन जो भी बनता है वो ले लिया जाए, बट मुझे इंटरव्यू देने दीजिए सर। मेरे पेरेंट्स बाहर बड़े उम्मीद से बैठे हुए हैं। तो ही अलाउड मी, और सर इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा गया, बहुत बढ़िया गया। जाते ही उन्होंने सबसे पहले बहुत कंफर्टेबली, मतलब स्माइल के साथ कोई आपको वेलकम करता है तो वहीं आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर उन्होंने मेरा इंटरव्यू 25 से 30 मिनट तक चला होगा सर। उसमें उन्होंने मेरे से थियोरेटिकल कुछ ऐसा नहीं पूछा, जो भी होता है बेसिक चीजें पूछी और पढ़ाने दिया। एक रेंडमली एक बुक उठाया, उसमें ईवीएस की बुक थी, फॉरेस्ट टॉपिक था। तो जो याद करके हम गए थे, कुछ थोड़ा इंट्रोडक्शन याद कर लेते हैं, वो सब धरा का धरा रह गया सर।
वो सब भूल गया मैं, और जो इंस्टेंट आंसर आ रहे थे वो दे रहा था। तो फॉरेस्ट जब मिला तो तुरंत लिंक किया उसको अपने झारखंड से, झार मतलब जंगल, खंड मतलब प्रदेश। और जैसे ही एक लाइन हिंदी में बोले ही थे कि उन्होंने पैनल से मुझे बोला गया कि मिस्टर आशुतोष कैन यू प्लीज टीच अस इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में फिर मैं पढ़ाया सर उनको, 10 मिनट के आसपास मेरा डेमो टीचिंग चला था। उसके बाद जब मैं पहुंचा, जो चीज़ मुझे याद है, जो सवाल ये याद है कि साउथ इंडिया पोस्टिंग मिलेगा तो चले जाओगे? तो मैंने बोला मैम अभी ऐसा है कि मुझे कहीं भी मिलेगा पोस्टिंग तो मैं चला जाऊंगा। तो उन्होंने बोला कि इडली सांभर डोसा ये सब खा करके रह लोगे, आप तो झारखंड के हो, दाल चावल ये सब पसंद होगा। तो लकीली सर जब कुछ आपको मिलना हासिल होना होता है ना, तो ऑटोमेटिक जो आप उसी रास्ते से होकर के गुजरते हो। तो लकीली सुबह का जो ब्रेकफास्ट हमने किया था IIT पवई के बाहर, वो हमने इडली और सांभर ही किया था। तो वही चीज़ मैंने मैम को बता दिया कि मैम अभी अभी मैं और मेरे पेरेंट्स इडली सांभर ही खा करके आए और मुझे बहुत पसंद है इडली सांभर, और मैं खूब खाता हूँ, ऐसा नहीं कि आज ही, और भी दिनों में खाता हूँ। तो बस यहीं पे मेरा इंटरव्यू ख़त्म हो गया और उन्होंने मुझे ऑल द बेस्ट बोल करके जाने को कह दिया। ठीक है, तो सिलेक्शन के बाद कौन सी चीज़ें बदली? आपको क्या लगा कि मतलब ये बहुत तेज़ी के साथ चेंज हो गया? सर सबसे लोगों का नज़रिया सर बदल गया, रेस्पेक्ट मिलने लगी। रिस्पेक्ट मिलने लगी सर। और आप चाहे कितने भी वेल्दी फैमिली से हों, अगर अनएम्प्लॉयड है ना भाई, तो आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। तो वो सडन चेंज आ गया। अब जो लोग क्रिटिसाइज पूछते थे कि पिताजी का पैसा उड़ा रहे हो, अब वही लोग पूछते हैं कि भाई आप अपने रिलेटिव्स या जो भी छोटा बच्चा होता है कि भाई KV में एडमिशन कैसे होगा, कुछ थोड़ा सा बता दो। हाँ सही है, राय सलाह लेते हैं। राय सलाह लेते हैं। जैसे नए जो बच्चे अभी KBS की तैयारी के लिए जा रहे हैं, अभी इस बार चेंज हुआ है सिलेबस और पैटर्न भी, आई होप कि चेंज ही है उसमें। GK GS एक नया पॉइंट इंट्रोड्यूस हुआ है Tier 1 में, और Tier 2 में अलग एक पैटर्न है, उसके बाद इंटरव्यू है। तो आप क्या बताना चाहेंगे जो इस बार पहली बार KBS में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि पैटर्न भी चेंज है, सिलेबस भी कुछ अलग ही है, तो उनको कैसे वो प्रिपरेशन करें? सर अभी जो, क्योंकि एग्ज़ाम का डेट आउट हो चुका है, जनवरी में आई थिंक एग्ज़ाम है, जनवरी में या फेब में, तो एक महीने हैं हार्डली आपके पास तैयारी करने के लिए। इतने शॉर्ट स्पैन में आप किताबें पढ़ करके तैयारी नहीं कर सकते हैं। इतने शॉर्ट स्पैन में अगर आपका कोई पार्थ बन सकता है तो वो टेस्ट सीरीज ही है सर। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। टेस्ट सीरीज आप करिए, और करंट अफेयर के लिए आप जो है यूट्यूब पे या टेक्स्ट बुक का भी चलता होगा करंट अफेयर का क्लासेस वगैरह, वो आप अपने फ्री टाइम में सुनिए। मतलब उस पर बैठ करके रट्टाफिकेशन करके आप कवर नहीं कर पाएंगे, बिकॉज GK GS और करंट अफेयर बहुत वास्ट टॉपिक है। अच्छा, इस समय जैसे आप इतने शॉर्ट टाइम में ही एग्जाम होने जा रहा है, आप स्टूडेंट के लिए कौन सी एक चीज़ ऐसी बोलेंगे जिनसे उन्हें दूर रहना है? सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन और से दूर रहना है आपको। लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, आप कौन सा फैमिली फंक्शन हो रहा है, कोई भी निगेटिविटी से दूर रहना है। जो चीज़ आपको बॉगल डाउन कर दे उन चीज़ से दूर रहना है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखिए, 2-3 चीज़ें सर ने बताई, मैं एक बार समराइज करना चाहूँगा। जैसे उन्होंने बताया गैम्बलिंग, कि आज अगर आपने एक टेस्ट दिया है और उसमें लो स्कोर है तो कल 2 दीजिए और उसको नोट डाउन करिए कहाँ गलती कर रहे हैं। दूसरी बात सर ने ये बताया कि अपनी डेली की प्रॉब्लम्स जो आ रही है ना पढ़ते समय, उसको भी नोट डाउन करिए। तीसरी बात, आपको सेंट्रलाइज रहना है। चौथी बात, एक बड़ी बात इन्होंने बताई, इंटरव्यू के समय जब इनको बाहर किया जा रहा था तो इन्होंने फोकस्ड पेशेंस रहकर रिक्वेस्ट किया। एक ऐसे BPSC की स्टूडेंट है हमारे, उनको बाहर कर दिया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही, एज का थोड़ा उनका कॉन्फ्लिक्ट वहाँ हो गया। उनसे मैंने बोला कि रिक्वेस्ट करिए वहाँ जाकर, तो शायद बात बन जाए। आज वो टीचर है। अरे वाह। तो रिक्वेस्ट और पेशेंस, क्योंकि कई बार ऐसा होता ना कि इतनी ज़्यादा चीज़ें दिक्कत आती हैं, प्रॉब्लम आती है, फर्जी चीज़ें हैं, तो कई बार आपको भी उसी कैटेगरी में जीवन में हमेशा थोड़ा रिक्वेस्ट रखिए, रिक्वेस्ट फॉर्म में बात करिए लोगों से, कभी खास करके ऐसे मौके पर पेशेंस रखिए, धैर्यपूर्वक जब काम करेंगे तो आई होप कि बेहतर ही रिजल्ट होगा। और सर ने जो बातें बताई इसको आप फॉलो करिए। KBS के लिए जो भी स्टूडेंट्स हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।